आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। प्लेटफॉर्म की सीट पर बैठा मैं बस अपनी निगाहें डिस्प्ले की ओर घुमाए जा रहा था, जहां अभी तक मेरे ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। दरअसल मैं करीब 6 सालों के बाद अपने नानी के घर जा रहा हूं, जहां मुझे छुट्टियां बिताना काफी अच्छा लगता है। खैर, ट्रेन नहीं आने पर मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन आधा घंटा लेट चल रही है। तो मैं चुपचाप वापस से अपनी सीट पर आकर बैठ गया। तकरीबन आधा घंटा इंतजार करने पर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। मैं भी ट्रेन में एक विंडो वाली सीट पकड़कर बैठ गया और ट्रेन ठीक सुबह के 11 बजे खुल गई। अगर ट्रेन और लेट ना करे तो मैं ठीक 2 बजे तक नानी घर के स्टेशन पर उतर जाऊंगा। और ठीक वैसा ही हुआ। मैं 2 बजे तक उस स्टेशन पर उतर गया और रिक्शा करके नानी के घर आ गया, जहां सभी से मिलकर मुझे काफी खुशी हुई, खासकर अपने मामा से मिलकर। मैं अपने मामा के काफी करीब था। अभी मैं और मामा बातें कर ही रहे थे कि तभी मामा ने कहा, विपुल, आज रात को मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, तो तू भी चलेगा मेरे साथ? इस पर मैंने बिना सोचे समझे ही मामा को हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे भी मामा के साथ मछली पकड़ने में काफी अच्छा लगता था। दरअसल मेरे मामा नाव लेकर नदी में घूम घूम कर मछली पकड़ा करते थे और सुबह होते ही उन मछलियों को बाजार में बेच आते। खैर, दोपहर का खाना पीना खाने के बाद हमने थोड़ा आराम किया और अंधेरा होते ही रात का खाना लेकर नदी के पास आ गए, जहां मामा ने मुझसे कहा, विपुल, तू नाव में बैठ, मैं रस्सी खोल कर आता हूँ। मामा की बात सुनकर मैं नाव में चढ़कर बैठ गया और मामा भी रस्सी खोलकर नाव में आ गए। हमारा नाव काफी छोटा था, जिसमें बस 2 लोग ही आराम से बैठ या सो सकते थे। मामा नाव को चप्पू के सहारे चलाए जा रहे थे। चलते चलते हम घाट से काफी दूर आ गए थे, मगर अभी तक हमें एक भी मछली नहीं मिली थी। जिस पर मामा ने कहा, लगता है कोई नाव अभी अभी मछली पकड़ कर गया यहाँ से, इसलिए मछली नहीं मिल रही। जिस पर मैंने कहा, तो क्या करें मामा अब? इस पर मामा ने कहा, हम लोग नाव को अभी किनारे पर लगा देते हैं और सो जाते हैं, फिर आधी रात को उठकर मछली पकड़ेंगे। ये तो सच बात थी कि मछलियां आधी रात को ही ज्यादा मिलती हैं। मामा ने नाव को किनारे ले आए और नदी के किनारे एक पेड़ से बांध दिया। वो जगह जहां अभी हम थे वो पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था। रह रहकर जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी उस जगह से। देखने से तो वो जगह काफी डरावनी मालूम पड़ रही थी। जिस पर मैंने मामा से कहा, मामा, कुछ अजीब नहीं लग रहा यहाँ? जिस पर मामा ने कहा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी मैंने पूछा, मामा, आप तो रात रात भर नदी में घूमते रहते हैं ना, आपने कभी भूत वूत देखा है? जिस पर मामा ने कहा, नदी में नहीं, मगर देखा है। इतना सुनने के बाद मैं अब कहाँ चुप रहने वाला था। जिस पर मैंने मामा से कहा, आपने कहाँ देखा है और कब देखा है? इस पर मामा ने बताना शुरू किया। दरअसल आज से करीबन 4 साल पहले की बात होगी। उस दिन भी मैं शाम को ही मछली पकड़ने घर से निकल आया था, मगर उस शाम मुझे काफी सारी मछलियां मिल रही थी और ठीक रात के 10 बजे तक मैंने बहुत सारी मछलियां पकड़ ली। गर्मी का मौसम होने के कारण मैंने तय किया कि जल्दी ही जाकर इन मछलियों को बाजार के दुकानदारों को बेच आता हूँ। ये तय करने के बाद है मैं अपने घर आ गया और अपनी साइकिल पर सारे मछलियों को लेकर निकल गया। उस समय हमारे गांव में बिजली की सुविधा नहीं थी, इसलिए पूरा रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था।
सन्नाटा इस कदर पूरे रास्ते पर फैला हुआ था कि रात कीड़ों की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। रास्ते पर आदमी तो दूर, कोई कुत्ता तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी साइकिल भारी होने लगी और मैं अब 2 आदमियों का भार साइकिल पर महसूस करने लगा। मगर ऐसे कैसे हो सकता था? मैं तो अकेला ही जा रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे की ओर से कुछ चबाने की आवाजें आने लगी। मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल ठीक मेरे पीछे एक औरत बैठी हुई थी जिसकी शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी और वो औरत मेरे थैले में से मछलियों को निकालकर चबाई जा रही थी। ये देखकर मैं इतना डर गया कि मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे, जिस कारण साइकिल से मेरा डिसबैलेंस हो गया और मैं वहीं गिर गया। साइकिल से गिरते ही वो औरत हवा में उड़ने लगी और मेरे मछली से भरे थैले को लेकर जंगल के भीतर चली गई। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस औरत के पीछे जा सकूं, लिहाजा मैंने अपना साइकिल उठाया और काफी तेजी से घर की तरफ भागने लगा। उस दिन शायद मछलियों की वजह से ही मेरी जान बच गई, वरना उस रात वो औरत मुझे चबाती। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि वो एक पिशाचनी थी जो उस रास्ते के एक बड़े से इमली के पेड़ पर रहती है। मामा जी की आप बीती खत्म होते ही हमने रात का खाना खा लिया और नाव पर ही लेट गए। लेटते ही मामा जी के खर्राटों की आवाज ने मेरे कानों में दस्तक दिया। मैं भी अपने आप को काफी अकेला महसूस करके सोने की कोशिश करने लगा और देखते ही देखते मेरी पलकें भारी होने लगी और नींद ने मुझे भी अपने आगोश में ले लिया। फिर काफी तेज आवाज से मेरी आंख खुली तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश फाख्ता हो गए। दरअसल ठीक हमसे कुछ ही दूरी पर एक पेड़ गिरा हुआ था। उस पेड़ के ऊपर एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा हुआ था जिसका सिर उसके धड़ से अलग उसके हाथों में था। वो कटा हुआ सर बस मुझे ही देखकर जोर जोर से हंसे जा रहा था। अभी मैं डर के मारे कांप ही रहा था कि तभी वो शैतान चलकर हमारे नाव के पास आया और हमें करीब से देखने लगा। मैं किसी लाश की तरह चुपचाप नाव पर ही लेटा हुआ था। काफी देर नाव के पास खड़े रहने के बाद वो शैतान वापस से उस पेड़ पर जाकर बैठ गया और एकटक हमें घूरने लगा कि तभी सारी बातों से अचानक मामा जी उठकर बैठ गए। उन्हें देखकर वो शैतान वापस से हमारे पास आ गया और मामा जी का गला पकड़कर नाव से खींचकर ले जाने लगा। ये देखकर मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं कि तभी मामा ने चिल्लाकर कहा, विपुल, नाव के अंदर एक पोटली में भभूत है, उस भभूत को इस शैतान के ऊपर छिड़क। मामा की इस बात को सुनकर मैं भागकर नाव के पास गया और पोटली ढूंढने लगा। वो शैतान मामा जी के गले को इतनी तेजी से दबा रहा था कि मामा जी पूरी तरह से छटपटाने लगे थे कि तभी मुझे वो पोटली मिल गई। मैंने झट से उस पोटली को खोला और उसमें से भभूत निकालकर उस शैतान के ऊपर छिड़क दिया, जिससे वो शैतान हवा में धुआं हो गया। हमने भागकर नाव की रस्सी खोली और नाव लेकर अपने घाट पर आ गए। सुबह हमें पता चला कि वो आदमी एक राक्षस था जो आए दिन रात के वक्त दिख जाया करता है और मौका मिलने पर लोगों को मार देता है। गांव के कई मछुआरों को उस शैतान ने अपना शिकार बना लिया है। उस रात तो हमारी जान बच गई, लेकिन मैं और मामा जी अभी भी उस हादसे को याद करके सहम जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें।
तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। सारी तैयारी करने के बाद मैंने करण को कॉल किया तो करण के कॉल रिसीव करते ही मैंने उससे कहा, भाई मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली है, बस तू लेट मत करना और समय पर कल दोपहर के 2 बजे तक मेरे घर आ जाना। मेरे इतना बोलते ही करण ने कहा, नहीं नहीं, मैं कल लेट नहीं करूंगा। जिसके बाद मैंने कॉल कट कर दिया और सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। मगर मैं कल के लिए इतना एक्साइटेड था कि मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। दरअसल कल मैं और करण मेरे कार से अपने काफी पुराने दोस्त कपिल के पास जाने वाले हैं और हमने ये बात कपिल को बताई भी नहीं है, क्योंकि इस बार हम कपिल को सरप्राइज देने वाले हैं। असल में कपिल कुछ साल पहले हमारे साथ इसी शहर में रहता था, मगर उसकी नौकरी दूसरे शहर में लगने के कारण उसे वहां जाना ही पड़ा। नौकरी लगने के बाद कपिल 2-3 बार हमसे मिलने यहाँ आया था, लेकिन हम एक बार भी उससे मिलने वहां नहीं गए, जिस वजह से मैंने और करण ने तय किया कि हम उससे मिलने वहां जाएंगे। खैर, काफी मशक्कत करने के बाद आखिरकार नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो वक्त हो रहा था सुबह के 9 बजे का। तो मैं झटपट से बिस्तर पर से उठा और निकलने की तैयारी करने लगा। हालांकि मौसम बरसात का था, जिस कारण काले काले बादलों ने सुबह से ही आसमान को ढक रखा था। और तो और हमारे कार ले जाने की एक वजह बारिश भी थी। खैर, सारी तैयारी कर लेने के बाद ठीक दोपहर के 2 बजे करण मेरे घर आ गया, जिसके बाद मैंने अपना कार निकाला और हम दोनों कपिल के घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। हमारे यहाँ से कपिल का घर तकरीबन 400 किलोमीटर था, तो हमें वहां पहुंचने में करीबन 6 घंटों का समय लगेगा। बरसात का मौसम होने के कारण रास्ता पूरी तरह से गीला हो चुका था, जिस वजह से मैं कार को काफी धीरे चला रहा था। खैर, करीब 3 घंटा कार चलाने के बाद हमने आधा सफर तय कर लिया, मगर और आधा सफर तय करने के लिए हमने कार को जैसे ही आगे बढ़ाया वैसे ही काफी तेज बारिश शुरू हो गई, वो भी गरजते बादलों के साथ। काले काले बादलों ने आसमान को इस तरह से घेर रखा था कि शाम के 5 बजे ही अंधेरे ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया था। तेज झमझमाती बारिश और ऊपर से ये माहौल ऐसा लग रहा था कि हमें आगे जाने से मना कर रही हो। खैर, हमें कहाँ पता था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। करीब 2 घंटा और कार चलाने के बाद हम एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे। तब वक्त हो रहा था रात के 7:30 बजे का, लेकिन बारिश की वजह से 7:30 बजे ही उस रास्ते पर हमें दूर दूर तक हमारे अलावा और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, और न ही उस रास्ते पर कोई घर था और न ही कोई दुकान। बस जहां तक नजर जा रही थी वहां तक हमें रास्ते के दोनों किनारे घने जंगल ही दिखाई पड़ रहे थे। इस पर मैंने करण से कहा, करण, ये रास्ता कितना वीरान है ना। इस पर करण ने जवाब दिया, क्यों, तुझे डर लग रहा है क्या? करण की ये बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए करण से कहा, डर? वो भी मुझे? क्या बोल रहा है तू? मुझे डर वर नहीं लगता। इतना बोलकर मैंने कार की रफ्तार और बढ़ा दी। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि हमारी हेडलाइट की रोशनी अंधेरे के आगे कम पड़ रही थी। सन्नाटा चारों तरफ इतना छाया हुआ था कि उस सन्नाटे को हम अपनी कार के अंदर बैठकर ही महसूस कर पा रहे थे। खैर, अभी हम उस घने अंधेरे और सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरी नजर रास्ते के आगे टूटे हुए पुल पर गई। उस टूटे हुए पुल को देखकर
मैंने ब्रेक दबाकर एकदम से अपनी कार रोक ली। तो मेरे कार रोकते ही करण ने कहा, यार तूने कार क्यों रोक दी? करण के ये पूछने पर मैंने जवाब दिया, दिखाई नहीं दे रहा आगे पुल टूटा हुआ है। इस पर करण ने जब आगे देखा तो वो एकदम से हक्का बक्का रह गया और बोला, लगता है काफी तेज बारिश की वजह से पुल टूट गई है। और अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम आगे जाएं तो जाएं कैसे। हमें आसपास दूसरा कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था और बारिश भी काफी तेजी से बरस रही थी। हम फंस चुके थे। हमें अब समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। अभी हम कार के बैठे बैठे सोच ही रहे थे कि तभी मुझे लुकिंग ग्लास में पीछे की ओर से एक आदमी चलकर आता हुआ दिखा। तो उस आदमी को देखकर मैं थोड़ा खुश हुआ कि हम इस आदमी से दूसरा रास्ता पूछकर चले जाएंगे। और देखते ही देखते वो आदमी चलकर मेरी कार के थोड़ा करीब आया। तो मैंने चिल्लाकर उस आदमी से कहा, भाई साहब जरा सुनिए। तो मेरे इतना बोलते ही वो आदमी चलकर मेरे पास वाली खिड़की के पास आया। तो उसके आते ही मैंने कहा, भाई साहब आगे तो पुल टूटा हुआ है, तो कोई दूसरा रास्ता है यहाँ से आगे जाने का? इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, एक रास्ता है साहब, मगर वो रास्ता कहाँ है मुझे पता नहीं, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। इतना बोलकर वो आदमी जिधर से आया था उधर ही जाने लगा। इस पर मैंने करण से कहा, आज रात हमें यहीं पर कार में ही रुकना होगा। खैर हमारे पास और कोई दूसरा उपाय भी नहीं था, तो हम कर भी क्या सकते थे। हमने कार को रास्ते के किनारे खड़ा किया और कार की सारी खिड़कियां बंद करके कार की सीट पर लेट गए। अब काफी रात हो चुकी थी, जिस कारण सारा माहौल वीरान सा हो गया था। काफी लंबा सफर तय करने के कारण सीट पर लेटते ही नींद ने कब हमें अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो पाया कि हमारी कार के ऊपर चढ़कर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। मगर अचानक इतने सारे बच्चे इस जंगली रास्ते पर आए तो आए कैसे। मगर साथ ही साथ मुझे एक और बात हैरान करने वाली लगी कि उन बच्चों पर इतनी तेज बारिश का भी कोई असर नहीं हो रहा था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी तेज बारिश में वो बच्चे भीग क्यों नहीं रहे? अभी मैं उन बच्चों को देखकर हैरान ही था कि तभी मेरी तरफ वाली खिड़की पर किसी ने बाहर से दस्तक दी। तो उस दस्तक की आवाज को सुनकर मैंने जैसे ही अपनी निगाहें खिड़की की ओर घुमाई तो मेरे होश उड़ गए और मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा, क्योंकि खिड़की के बाहर एक आधा कटा हुआ आदमी हवा में उड़ रहा था और उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, और साथ ही साथ यहाँ सभी बच्चे भी भूत हैं। और अब हम एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। वहां इतने सारे भूतों को देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा, जिसके बाद मैंने करण को जगाया। तो करण भी इतने सारे भूतों को देखकर जोर जोर से कांपने लगा। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। मगर अच्छी बात तो ये थी कि हम कार के अंदर थे, जिस वजह से वो सारे भूत हमें कुछ कर नहीं पा रहे थे। हमने इसी मौके का फायदा उठाया और कार स्टार्ट करके वापस लौट गए, जिसके बाद हमने कार को वहीं रोका जहां हमें 2-4 लोग दिखे। उन सभी लोगों को पूरी बात बताने पर पता चला कि वो रास्ता भूतिया है। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।